हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th का है, आपका सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका आता है सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। यहाँ नागरिक शास्त्र हो गया है राजनीतिक विज्ञान, जिसका हमारा अध्याय नंबर 2 होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे आज हम लोग संविधान का निर्माण, कैसे कैसे संविधान का निर्माण किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो को टकटकी लगा के अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही कवर करने वाला है इंपॉर्टेंट बात, और हम लोगों ने कल कर चुका था इसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। आपको अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से देख सकते हैं जाकर के लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। दोस्तों चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है संविधान का निर्माण। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण कैसे किया गया, इसके बारे में विस्तार से एक एक करके जानते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, संविधान लिखित नियमों की एक किताब है। क्या है? लिखित संविधान है, जिसमें एक लिखित नियमों का क्या है, लिखित किताब है, जिसमें लिखा गया है सारा कुछ, नियम कानून सारा कुछ लिखा गया है, उसे हम संविधान कहते हैं। जिसमें हमारी हर एक चीज, हमारी बातें लिखी हुई है ना, लिखी हुई है सारा कुछ, सारा बातें, उसी को हम संविधान कहते हैं। याद रखिएगा, किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, चाहे वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई भी हो, वो सब लोग मानता है संविधान सर्वोच्च कानून है। जो संविधान है देश का सर्वोच्च है, क्या है, देश के सबसे ऊपर है, जाति धर्म सब नीचे, उससे सबसे पहला हमारा देश की बात आता है, देश का संविधान सबसे ऊपर है। दोस्तों अब बात करते हैं आगे। देखिए, और टकटकी लगा के देखिएगा, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हाँ दोस्त हमारा पढ़ ले, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं, संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करता है कि कैसी सरकारें होंगी। ये हमारा भारत का संविधान, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देख सकते हैं थोड़े आप, ये हमारे फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रंग भेद। क्या बात करेंगे? रंग भेद पहले चर्चा करते हैं। हमारे जैसे जैसे पॉइंट आएंगे हम अपने भारत की तरफ भी लेके चलेंगे और दूसरी तरफ को भी लेके चलते हैं इसमें, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ भी लेके चलेंगे, दूसरे देश में क्या स्थिति है इस तरफ से। देखिए, रंग भेद नस्ली भेद भाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। तो क्या था वहां पे? तो रंग भेद का भेदभाव था, जिसमें गोरे और काले की भेद थी, याद रखिएगा। बात करते हैं थोड़ी दक्षिण अफ्रीका के बारे में, विस्तार से चलते हैं। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी, कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया, जैसे भारत को बनाया था उस हिसाब से किसको? दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया। काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए। कहाँ पर बेटा? तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे संख्या में गोरे लोग यानी कि अंग्रेज बस गए। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अभी आपको क्रिकेट देख रहे हो तो उसमें देखने को मिल जाता होगा, जो वहाँ गोरा गोरा दिख रहा है वो सब क्या है? वो सब ब्रिटिश है, क्या है? यूरोपियन है सब, याद रखिएगा। यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, जो स्थानीय जो मूल निवासी वहाँ के हैं, वो काली चमड़ी वाले हैं, मतलब कि ब्लैक ब्लैक होते हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा, लोगों के साथ भेदभाव शुरू कर दिया गया। किनके साथ? दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ भेदभाव शुरू कर दिया गया। कौन किया? तो यूरोपियन ने किया। अब बात करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, आप टेक्निकली लगा के देखिएगा, आराम से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाले हैं ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। तब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रंग भेद की नीति के अंतर्गत अवसरों पर प्रतिबंध। अब प्रतिबंध लगाने के तरीके देखिए कैसे होगा। जब हमारे लोकतंत्र होंगे देश, तभी हम प्रतिबंध लगा पाएंगे। देखिए, बात करते हैं गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी। किनकी? ये दक्षिण अफ्रीका की ही बात कर रहे हैं अभी, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि कहाँ की बातें हो रही है, ये भी दक्षिण अफ्रीका की ही बातें हैं, जिसमें देखिए अभी दूसरी बात है, आपका पॉइंट है परमिट होने पर ही वहां काम करने जा सकते थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आपके परमिट होगा तभी आप दक्षिण अफ्रीका में काम करने जा सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है काले लोग गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे। जहां उनके लिए आरक्षित स्थान था कि यहाँ पर सिर्फ गोरे ही रह सकते हैं, उनके लिए वहां पर कोई निवास नहीं है, तो वहां नहीं जा सकते थे काले लोग, याद रखिएगा। इनमें गोरों के गिरजाघर भी
शामिल था, जिसमें जिसमें पूजा करते हैं गोरे लोग, वो बात हो रहा है। गिरजाघर में भी उनको जाने के लिए मना था जो काले लोग थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, याद रखिएगा। तो कहते हैं उसको बोल दिया गया था अश्वेत। तो बात कर रहे थे श्वेत और अश्वेत हो गया था। देखिए अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया, उन्हें भी आजादी देने की मांग करने लगे। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकाओं ने 1950 से ही गोरे के विरुद्ध आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। आखिरी 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो हमारे से बहुत ही बाद में ये लोकतंत्र हुआ है, जो है आपका 26 अप्रैल 1994 में हमारा ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश आजाद हुआ है। और हमारा देश तो 1947 में ही आजाद हो चुका है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किनका था, जिनमें था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे ने लहराया था सबसे पहले 1950 में ही, उन्होंने गौरव के साथ आजादी का विद्रोह कर दिया था। याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ इसकी और पॉइंट है, देखिए जरा क्या है। यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती थी। क्या करते थे वो लोग, अत्याचार करते थे। जहां कम लोग थे और काले लोग थे उन पर अत्याचार करते थे कौन लोग, तो गोरे लोग यानी कि यूरोपीय लोग। दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने ही सबसे पहले गोरे और काले का भेद उठाया था, जो है नेल्सन मंडेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 10th के इंग्लिश में भी मिल जाएंगे नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। कौन सी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गए। इनमें क्या हो गए, जो मजदूर थे वो भी शामिल हो गए, किसमें, तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गए। अब युद्ध के लिए तैयार थे, आजादी की युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो 1994 में, कब, 1994 में चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। ये क्या हुई, अब ये बन गए नेल्सन मंडेला, वहां पे जीत गए। कौन, तो नेल्सन मंडेला, ये अफ्रीका के ही निवासी थे, याद रखिएगा। ओके, जीत गए। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। किसको, तो नेल्सन मंडेला को ही दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। वो नेल्सन मंडेला ही बने थे दक्षिण अफ्रीका का फर्स्ट राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ी नेल्सन मंडेला के बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है नेल्सन मंडेला पर मुकदमा भी चलाया गया था। देखिए तो नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा भी चलाया गया था किस पर, नेल्सन मंडेला पर। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित, कितने, 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इसको आजीवन कारावास भी हो गया था। इनमें से अन्य लोग 7 लोग भी थे और एक नेल्सन मंडेला, यानी टोटली 8 लोग को अन्य जीवन कारावास का भी सजा दे दिया गया था। तो किसने दिया था, तो अंग्रेजों ने यानी कि गोरों ने इसको सजा दिया था। ठीक है, वह 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में रोबने द्वीप की जेल में रहे थे। कहाँ, रोबने द्वीप है जहाँ पे जेल है, वहां पे रहे थे। तो कौन रहे थे दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आराम से प्रैक्टिकल आकर देखना है आपको, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथन। इसने क्या क्या लिखा है, आत्मकथा देखते हैं नेल्सन मंडेला में, इसके बारे में कुछ लिखा है। देखिए नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम लिखा है उन्होंने द लॉक वॉक टू फ्रीडम। क्या लिखा है, द लॉक वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने लिखा है, एक किताब है। इनके बारे में जाइएगा तो पूरा विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों अब अफ्रीका का संविधान, थोड़ी अफ्रीका के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हमारा संविधान भारत का भी आएगा। तो देखिए क्या है, अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, याद रखिएगा। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से एक वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी
क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। वो दोबारा से शासन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब जातिवाद भेदभाव नहीं होगा। ये राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की बातें थी। अब बात करते हैं, पॉइंट है, देखिए, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक आर्थिक में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। इसमें घोषणा पत्र भी दिया गया है जिन्होंने नेल्सन मंडेला ने उस पर घोषणा किया है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूरे रूप से हम सभी का है। जो है श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूरे रूप से हम सभी का है। ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। नेक्स्ट पॉइंट में बात कहा है 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक गैर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मंडेला के रूप में देखा जाने लगा। उसको क्या, एक देश विद्रोह के रूप में जाना जाता था। अब क्या हुआ? उसको लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। किसको? तो नेल्सन मंडेला को। याद रखिएगा। अब बात करते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों थी वहां पे। देखिए, संविधान की आवश्यकताएं क्यों थी? तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए क्यों जरूरी था, ये बातें हो रही है। पहला पॉइंट था, क्या था? कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करेगा और उसके कार्य तय करने के लिए। दूसरी पॉइंट क्या थी? मेरे संविधान की जरूरत क्यों थी वहां की? तो सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए। ये काम करेगा, वो काम करेगा, उसके बारे में उसका क्षेत्राधिकार बताएगा। उसके बाद बात करते हैं सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, जो भी शक्ति थी सरकार की उससे रोकने के लिए संविधान की जरूरत थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, जो नागरिक अधिकार है उसको सेफ सुरक्षित रखने के लिए बात है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे समाज के गठन के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अच्छे समाज के गठन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आकर आते हैं संविधान के प्रमुख कार्य। क्या क्या कार्य हैं संविधान के, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ध्यान से। तो टकटकी लगा के देखना है आपको, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर और प्यारा प्यारा से मेरे लिए कमेंट भी करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी यहाँ, पॉइंट नंबर 1, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना था इनको। ठीक है, ये हमारे संविधान के मुख्य कार्य थे। दूसरी बात क्या थी? स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने के अधिकार होंगे, ये बातें कहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करने और नागरिकों के अधिकार बनाना। ये क्या होगी? संविधान की मुख्य कार्य होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगी अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, उनकी पहचान बताना, आकांक्षाएं को व्यक्त करना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो क्यों हमारे भारत के संविधान का निर्माण जरूरी था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। जो हमारे देश में बहुत सारे जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पहले होता था, लेकिन उसमें भी हमारे संविधान ने बनाना बहुत ही आसान नहीं था। उसे बनाया गया किस तरह से, देखते हैं, बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं 1858 के बाद। कब? 1858, जब 1857 में क्रांति हुई थी उसके बाद की बातें हैं। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए गए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सके। जो भारत की बातें थी, जो जरूरत थी, उनको पूरा नहीं कर सका। इसके लिए उन्होंने विद्रोह भी करना शुरू किया, जिसमें 1857 क्रांति की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 8 में ही जो आपका चैप्टर नंबर मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री का 5-6 नंबर चैप्टर में मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों आपको वहां भी करवाया जाएगा, अगर जो नहीं देखे होंगे देख सकते हैं जाकर के। अब बात करते हैं दोस्तों, देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। जो हमारे देश की बंटवारा हो गए थे, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर देश की बंटवारा हो गए थे। अब बात करते हैं 1928 में। अब की बात करते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का संविधान लिखा है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले इनका है। तो 1928 में
मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का संविधान लिखा है। देखिए धीरे धीरे कैसे अभी बात करते हैं। अब बात करते हैं 1931 में कराची में, कहा कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव ये भी रखा गया था कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। ये प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया गया था 1931 में ही कि भारत का आजाद होने के बाद संविधान कैसा होगा, इसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी कहा गया था कि ये सब होंगे, इस सबको प्राथमिकता दिया जाएगा। किन किन बातों पर? तो मौलिक अधिकार जो है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार की बात किया गया था। प्रस्ताव पहले ही 1931 में ही डाल दिया गया था। स्वतंत्रता समानता की बातें कह गई थी और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके बारे में भी बोला गया था कि उनको भी अब मेजोरिटी मिलेगी, पावर में वो लोग भी आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह के भारतीय संविधान का नींव रखा गया, इस तरफ से भारतीय संविधान की स्टार्टिंग हुई। अब देखिए हालांकि नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि उस समय ब्रिटिशों का शासन था तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे। जो भारतीय विशेषज्ञ थे वो हर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर ब्रिटिश उस समय थे। उन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा, क्योंकि भारतवासियों को अब धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। अब बात करते हैं थोड़ी संविधान सभा की गठन। देखिए संविधान सभा के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से क्लासेस कर पाएं और अपने ज्ञान को बढ़ा पाएं। दोस्तों अब बात करते हैं संविधान सभा। तो देखिए आगे चलते हैं, टक के लिए आगे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको पूरा जीके जीएस क्लासेस कवर किए गए हैं। देखिए चुने गए जन प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? जो संविधान को लिखने का, लिखित दस्तावेज बनाने का काम दिया गया था उसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो टकटकी लगा के देखते रहो, मजा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं भारत संविधान को लेकर के। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा। अब किसकी बात करते हैं तो भारतीय संविधान सभा के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। किसके लिए? तो संविधान सभा के लिए 1946 में ही चुनाव हुआ था और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। आगे बात करते हैं, देखते जाओ धीरे धीरे। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो थी दिसंबर 1946 में। जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था संविधान सभा में तो वो हुआ था 1946 में, जो कि दिसंबर में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं, इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गए, जिसमें है हमारा भारत और पाकिस्तान में बंट गया। तो कब? 1946 की ही बातें हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा भी दो हिस्से में बंट गए। जो संविधान सभा थी वो भी दो हिस्से में बंट गए, भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान सभा, ये दो सभा में बट गए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने थे सदस्य? तो 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1949 में अपना कार्य पूरा किए। इसमें कब? तो 26 जनवरी 1949 में ही अपना कार्य पूरा कर चुके थे, यानी कि संविधान लिख करके आ गया था। और जिसमें लिखने वाले के सदस्यों की संख्या थी उसमें थी 299 सदस्य थे जिन्होंने हमारा भारत का संविधान लिखा है, याद रखिएगा। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो प्रारूप समिति के थे। प्रारूप कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है संविधान लिखने में। ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, तरीका बनाया, नंबर बाय नंबर, सीरियल बाय सीरियल कैसे लिखना है उसके बारे में। अब बात करते हैं प्रत्येक धारा, जो धारा है प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा हमारी अधिनियम आए थे, धारा आए थे, उनमें संशोधन किया गया, उसमें विचार किया गया कि कौन सही है कौन गलत है नहीं है, उसके बारे में पूरा विस्तार से विचार किया गया। उसके बाद बात करते हैं तो 3 वर्ष में कुल 114 दिनों, कितना? 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। 114 दिन लगे उसमें पूरी बात हुई, चर्चा हुई संविधान बनते के बाद, ठीक है। जिसमें धाराएं में चर्चा हो रही थी, जो 2000 धाराएं थी जिसमें संशोधन किया गया था। 114 दिन लगे गलत और सही का फर्क ढूंढने में, और उन चर्चाओं को रिकॉर्ड भी किया गया। जो चर्चा हुए थे उनको रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया।
देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। इसको लिखा गया, प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हीं बहसों में हर प्रधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान लागू होने की बातें करते हैं। तो हमारा जो भारत संविधान हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का लागू हो चुका। दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी को दिन और क्या मानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए भारतीय संविधान की जो विशेषताएं थी, वो पहला विशेषता था संघीय सरकार होंगे, संघीय सरकार। दूसरी बात करते हैं, अब संघीय सरकार क्या होंगी, सब बता चुके हैं। अब बात करते हैं संसदात्मक सरकार होंगी। पर दूसरा पॉइंट क्या है, संसदात्मक यानी कि संसद वाली सरकार होंगी। उसके बाद संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य होंगे। क्या है, संपूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, मूल अधिकार होंगे, और क्या होंगे बच्चों, और होंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होंगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होंगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखते रहना है लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं। अब बात करते हैं संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और प्यारा सा कमेंट करना है जो आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं संशोधन के बारे में जो हमारे संविधान में हुआ था। तो देश के प्रत्येक सर्वोच्च विधि संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। जो हमारा देश में जो संविधान चलता है, उस संविधान में अगर चेंजिंग करना हो तो उसे ही हम संशोधन कहते हैं। अगर वो चेंजिंग करना है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स से एक संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया, तो वो क्या किया गया, तो संशोधन करके हटा गया, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन सा संविधान संशोधन में संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अब बात करते हैं संविधान का दर्शन, थोड़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधान का दर्शन। तो पॉइंट वाइज पॉइंट देखते जाइए, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, संविधान की शुरुआत में, कब, संविधान की शुरुआत में बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होता है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। हम लोग बात करते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस टाइप से। तो ये हमारी प्रस्तावना है बच्चों, क्या है, हमारी प्रस्तावना है, जिसे पूरे संविधान का निर्माण है हुआ है। वो सारा कुछ एक ही चीज में लिखा गया है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया गया है भारत का प्रस्तावना में ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भी भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया, जो भारतीय संविधान है की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुसार बनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इन्हें भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो किसको, तो प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो है भारतीय संविधान को दिशा देने वाला शब्द। क्या है, भारतीय संविधान को दिशा देने वाला शब्द। तो बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, पहला बात करते हैं, हमारे प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। तो बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, तो बात करते हैं नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी धर्म को अपनाने के लिए। ये हमारे सीधे प्रस्तावना में लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गणराज्य, किससे बात करेंगे, तो गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही होगा। जो हमारे ऊपर शासन करेगा वो जनता ही चुन के लाएगा, उसी को बोलते हैं गणराज्य। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, क्या बात करते हैं, तो लोकतंत्रात्मक यानी कि लोगों का शासन। देखिए, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को शासन, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान
राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो वो भी अपना चुनाव लड़ सकता है, जो चाहता है वो भी लड़ सकता है। अब बात करते हैं समता की, किसी बात करेंगे दोस्तों, समता। समता का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, वही हमारी समता है। उसके बाद बात करते हैं बंधुत्व, बोलते हैं ना बंधुत्व, तो अब बात करते हैं क्या होता है। तो हम सब ऐसा आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों, जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों हम भारतवासी। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिकों को अपने से कमतर ना माने, किसी लोगों को कम ना समझे, ये कहा गया है हमारे बंधुत्व में। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर पूरी कंप्लीट होती है। तो वो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।